Hello students, I am Avinash Swankar. Today we are going to start the fourth chapter of our Fundamentals of Human Geography book. Chapter title is Human Development. In this chapter we will learn about the growth and development, the concept of human development, different approaches and pillars of human development, and in the last we discuss about the word comparison. So let's start with the concept of growth and development. Growth and development refers to changes over a period of time. एक समय अंतराल में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं उसे हम लोग वृद्धि भी कहेंगे और विकास भी कहेंगे, पर इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा अंतर है. द मेन डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ ग्रोथ इज़ क्वांटिटेटिव बट डेवलपमेंट इज़ क्वालिटेटिव. वृद्धि जो है वो क्या है, मात्रात्मक है, और विकास जो है वो क्या रहेगा, गुणात्मक रहेगा. इसको इस इमेज से समझा जा सकता है. जैसे किसी बच्चे के जन्म के बाद में जब उसकी आयु बढ़ती है, जब उसकी एज बढ़ती है, तो उसका क्या हो जाएगा, उसकी हाइट बढ़ेगी, उसका वेट बढ़ेगा. तो वो क्या है, वो है वृद्धि. वो उसकी वृद्धि हो जाएगी क्योंकि उसको मेज़र किया जा सकता है, वो मात्रात्मक है. लेकिन उसको कितनी चॉइसेस मिली हैं लाइफ में, उसको कितनी फ्रीडम मिली हुई है, ये सभी चीज़ें डेवलपमेंट में आएगी और उसको हम लोग मेज़र नहीं कर सकते. एक और एग्ज़ाम्पल हम लोग लेते हैं. इंडिया में महाराष्ट्र की सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन एरिया है मुंबई. 1950 में यहाँ की पॉपुलेशन थी 30 लाख और 2011 जो है वहाँ इसकी पॉपुलेशन हो जाती है इस सिटी की 1,84 लाख, 1,84,84,00,000. तो हम लोग इसको समझ पा रहे हैं कि यहाँ 1950 से 2011 के बीच में इतनी जनसंख्या जो है वो बढ़ी है. ये क्या है, ग्रोथ है. लेकिन उस जनसंख्या को, उस पॉपुलेशन को जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, क्या वो अवेलेबल हुई है या नहीं हुई है. अगर हुई है तो वो डेवलपमेंट होगा, और अगर वो नहीं हुई है तो उसे डेवलपमेंट नहीं कर सकते. देयरफॉर डेवलपमेंट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव. नेक्स्ट वन इज़ development cannot take place unless there is an increment or addition to the existing conditions. सुधार होना चाहिए. डेवलपमेंट क्या बताता है कि आपकी जो आज की कंडीशंस है उनमें अगर सुधार होता है तो ही हम लोग उसे क्या कहेंगे, विकास कहेंगे. बट ग्रोथ कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल. पॉजिटिव ग्रोथ डज नॉट ऑलवेज लीड टू डेवलपमेंट. देखिए, ग्रोथ पॉजिटिव भी हो सकती हैं, यानी कि जनसंख्या जो है किसी पर्टिकुलर एरिया की बढ़ भी सकती हैं. नेगेटिव भी हो सकती है, किसी एरिया की पॉपुलेशन कम भी हो सकती हैं. और हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि पॉपुलेशन में कोई चेंजेस नहीं आए हैं. तो ग्रोथ जो है उसमें हम लोग पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल तीनों एस्पेक्ट समझ सकते हैं. लेकिन डेवलपमेंट में ऐसा नहीं होगा. डेवलपमेंट में हमेशा एडिशन ही होगा, हमेशा प्लस ही होता है. हमेशा हमें पॉजिटिव वे में ही डेवलपमेंट को देखना होता है कि सुधार कितना हुआ है, फैसिलिटीज़ कितनी अवेलेबल हुई है, ये सारी बातें. नेक्स्ट, डेवलपमेंट अकर्स व्हेन देयर इज़ ए पॉजिटिव चेंज इन क्वालिटीज़. डेवलपमेंट कब होगा, जब क्वालिटीज़ में चेंजेस आएंगे, और वो भी कौन से, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे. अर्लियर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ country was seen as one, but now they should studied separately. पहले हम लोग क्या देखते थे कि इकोनॉमिक ग्रोथ को ही सिनोनिम समझते थे डेवलपमेंट का, कि अगर हमने इकोनॉमिक ग्रोथ ले ली है, अगर हमारी कंट्री की पर कैपिटा इनकम जो है वो बढ़ रही है, लोगों की आय जो है, वार्षिक आय जो है वो अगर बढ़ रही है, तो वो क्या है, डेवलपमेंट है. लेकिन अब जो है
ये दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग समझे जाते हैं। अब हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं। अब ह्यूमन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट जो है वो कहाँ से आया है और इसके बारे में किसने क्या कहा है उसको हम लोग स्टडी करते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर महबूब उल हक इन 1990 में महबूब उल हक नाम के एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। ह्यूमन डेवलपमेंट इज डिस्क्राइब्ड इज that which enlarges people's choices and improves their lives। अगर लोगों की चॉइसेस बढ़ती हैं और उनकी जीवन स्तर में सुधार होता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? मानव विकास कहेंगे। Thus creating conditions where people can lead meaningful life। meaningful life means उनको वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए जो उनकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए ज़रूरी हैं। अगर वो सारी चीज़ें मिल रही हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि वो मीनिंगफुल लाइफ हो जाएगी। दिस मीन्स दैट पीपल डेवलप टैलेंट, पार्टिसिपेट इन सोसाइटी एंड बी फ्री टू अचीव देयर गोल्स। इसका मतलब क्या होता है कि लोग क्या करें? अपने टैलेंट को डेवलप करें, सोसाइटी में पार्टिसिपेट करें और उनके जीवन में जितने भी गोल्स उन्होंने रखे हुए हैं वो उनको प्राप्त करें। यही क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट है। अब इस ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड एक इंडियन इकोनॉमिस्ट जो थे उन्होंने भी अपने विचार दिए हैं और वो थे अमर्त्य सेन। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अमर्त्य सेन, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट इज़ एन इंक्रीज इन फ्रीडम। लोगों की फ्रीडम जितनी बढ़ेगी वही क्या हो जाएगा? विकास का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। फ्रीडम टू मेक चॉइसेस ब्रिंग्स डेवलपमेंट। किसी भी चीज़ को सेलेक्ट, ऐसा नहीं हो हम बाउंड हो जाएं कि हमें केवल इसी एरिया में जाना है। हम हमारी चॉइसेस के हिसाब से जो हैं अगर काम करें तो वही क्या है? वास्तव में डेवलपमेंट होगा। एंड सोशल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस प्ले ए मेजर रोल इन दी इंक्रीजिंग फ्रीडम। जितने भी हमारी सोसाइटी में ग्रुप्स बने हुए हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो हैं लाइक आवर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स, प्लानिंग कमीशंस, ये सभी जो हैं ये एक मेजर रोल प्ले करते हैं किसमें? लोगों की चॉइसेस को बढ़ाने में। बिल्डिंग पीपल कैपेबिलिटीज़ इन हेल्थ, एजुकेशन एंड इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज इंक्रीजेस फ्रीडम एंड एनलार्जेस चॉइसेस। लोगों की क्षमताओं को बढ़ाना पड़ेगा, उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवा करके, उनको एजुकेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवा करके और जो कंट्री के रिसोर्सेज हैं उनमें इक्वल एक्सेस हम लोगों को सभी को देना रहेगा। तब जाकर के हम कह सकते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो है किसी पर्टिकुलर एरिया में बहुत अच्छे स्तर पर आया है। ओके, तो लोगों की क्षमताओं में सुधार तभी हो सकता है जब उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ मिले, एजुकेशन फैसिलिटीज़ मिले और इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हो जाए। अब ह्यूमन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट जो है उसमें हम लोगों को मेन बेस को स्टडी करना है कि ह्यूमन डेवलपमेंट के बेसिस क्या हैं जिन पे ह्यूमन डेवलपमेंट टिका है। कौन कौन सी ऐसी बातें होनी चाहिए जिनसे हम लोग ये समझ सकते हैं कि पर्टिकुलर एरिया में या तो ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। तो वो 4 पॉइंट हैं: इक्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी, एम्पावरमेंट एंड प्रोडक्टिविटी। इक्विटी मीन्स समानता। इसको हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं, इट रेफर्स टू इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल टू एवरीबडी इररेस्पेक्टिव टू देयर जेंडर, रेस, इनकम एंड कास्ट। हमेशा लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो मिलनी चाहिए। और इक्वल अपॉर्चुनिटी किस तरीके से मिलनी चाहिए? चाहे वो जेंडर हो, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, जातियों के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, आय के आधार पर भी भेदभाव जो हैं वो नहीं हो, और कास्ट, जातीय आधार जो हैं
वो भी नहीं होना चाहिए। तो जो समता है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम लोग जो है डेवलपमेंट को बहुत अच्छे लेवल पर पहुंचा सकते हैं। In India, a large number of women and persons belonging to socially and economically backward group drop out of school. This shows how the choices of these group get limited by not having access to knowledge. ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। Large number of women and persons belonging to socially and economically backward group drop out of schools. मतलब कि वो अपनी शिक्षा जो है वो बीच में छोड़ देते हैं। गर्ल्स की बात की जाए तो बहुत सारे वैल्यूज़ जो हैं, सोशल वैल्यूज़, उनके नकारात्मक प्रभाव हम लोग कह सकते हैं कि उनकी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। उसके अलावा जो हमारी सोसाइटी के बैकवर्ड ग्रुप हैं, आज भी बहुत सारी जगहों पर जो है उनकी इक्वल एक्सेस की बात जो है वो नहीं की जाती। तो हम लोग कह सकते हैं कि किस तरीके से उन्हें बराबरी के लेवल पर, बराबरी के स्तर पर नहीं पहुंचाया जा रहा है। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है छोटा सा। इक्विटी, समता तभी हो सकती है जब हम सभी ग्रुप को, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, चाहे वो महिला हो, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, चाहे वो किसी भी रेस से हो, उन सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो मिलना ज़रूरी है। नेक्स्ट वन इज़ सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी मीन्स सतत पोषणीयता। It means continuity in the availability of opportunities so that future generations can even use the present resources. Opportunities सभी के लिए होनी चाहिए ताकि फ्यूचर जनरेशन्स जो हैं वो आज के रिसोर्सेज का बहुत अच्छे से यूज़ कर पाएँ, चाहे वो एनवायरनमेंट के मामले में हो, चाहे सोशल वैल्यूज़ और कल्चर के मामले में हो, चाहे इकोनॉमिकली हो। अगर ये फैसिलिटीज़ मिलेगी तो आगे की पीढ़ियाँ भी उन सारे रिसोर्सेज का बहुत अच्छे से यूज़ कर पाएगी। All environmental, financial and human resources must be used keeping in mind the future. Misuse of any of these resources will lead to fewer opportunities for future generations. हमेशा फ्यूचर जनरेशन्स को ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर फ्यूचर जनरेशन्स को ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट एस्पेक्ट पे ध्यान नहीं दिया गया तो क्या होगा, रिसोर्सेज जो हैं वो नहीं रहेंगे, और जब रिसोर्सेज नहीं रहेंगे तो फ्यूचर जनरेशन्स के पास में चॉइसेस जो हैं वो कम हो जाएगी, और चॉइसेस कम होगी तो उनकी डेवलपमेंट पर इसका असर आएगा। नेक्स्ट पोर्शन इज़ प्रोडक्टिविटी। Productivity means human labor which must be enriched by building capabilities in people. लोगों की जो हमारा श्रमिक समूह है उसकी कैपेबिलिटीज़, उसकी क्षमताओं को बढ़ाना ही प्रोडक्टिविटी है। उसकी क्षमताओं को अगर हम बढ़ा देते हैं तो वहीं क्या हो जाएगी, उत्पादकता हो जाएगी। और उसकी क्षमताओं को कैसे बढ़ाया जा सकता है, एफर्ट्स टू इंक्रीज देयर नॉलेज और प्रोवाइड बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ अल्टीमेटली लीड्स टू बेटर वर्क एफिशिएंसी। उनको बेटर वर्क एफिशिएंसी, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाई जाए तो उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी लेबर की, और उससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो बहुत अच्छे से होगा। नेक्स्ट वन इज़ एम्पावरमेंट। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सशक्तिकरण। इट मीन्स हैविंग द पावर टू मेक चॉइसेस विच इज़ पॉसिबल बाय इंक्रीजिंग फ्रीडम एंड कैपेबिलिटी। विकल्प चुनने की शक्ति हम लोग क्या करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं कि हाँ आपके पास ऑप्शंस हैं, आप उनमें से जो हैं वो किसी भी ऑप्शन को अपने हिसाब से चुन सकते हैं। तो ये चुनने की जो स्वतंत्रता है, जो क्षमता है, अगर वो बढ़े तो हम लोग कह सकते हैं कि सशक्तिकरण जो है वो हुआ है।
गुड गवर्नेंस एंड पीपल ओरिएंटेड पॉलिसी आर रिक्वायर्ड टू एम्पावर पीपल। गुड गवर्नेंस का मतलब है ऐसी गवर्नेंस जो कि अकाउंटेबल हो, ट्रांसपेरेंट हो, रिस्पॉन्सिव हो, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव हो, इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट हो, रूल्स को फॉलो करने वाली हो और पार्टिसिपेटरी हो, वो गवर्नमेंट क्या हो जाएगी, गुड गवर्नेंस में आएगी। और पॉलिसीज़ ऐसी होनी चाहिए जो पीपल ओरिएंटेड हो। जैसे हम लोगों ने देखा है नरेगा, एक एग्ज़ाम्पल हम लोग लेते हैं नरेगा से क्या प्रॉफिट हुआ? नरेगा से हमारे यहाँ पर जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग थे उनको क्या मिला? रोज़गार मिलना शुरू हुआ। रोज़गार से क्या हुआ? उनकी इनकम बढ़ी, और इनकम बढ़ी, आय बढ़ी, तो उससे क्या हो जाता है, उन्होंने अपनी फैमिली के लिए काम करना शुरू किया। और फैमिली जब बहुत अच्छे से डेवलप हुई तो उन्होंने एजुकेशन फैसिलिटीज़ जो हैं वो उनको मिलने लगी, और एजुकेशन फैसिलिटीज़ जब मिलने लगती हैं तो ग्रोथ जो है और डेवलपमेंट जो है वो उनका और ज़्यादा होने लगता है। तो पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज़ होनी चाहिए जिससे क्या हो, सारी सोसाइटी के सारे वर्ग, चाहे लोअर क्लास चाहे अपर क्लास, सभी का डेवलपमेंट जो है वो हो सके। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है सशक्तिकरण। ऐसी शक्ति बढ़ती हुई स्वतंत्रता और क्षमता से आती है। सशक्तिकरण कब आएगा? जब स्वतंत्रता और क्षमता जो है वो बढ़े, और ये तभी हो सकती हैं जब नीतियाँ कैसी बने, पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज़ जो हैं वो बने। लोकोन्मुखी नीतियों की जो है सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। और नॉर्मली एम्पावरमेंट की ज़रूरत किसे है? सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा एम्पावरमेंट की ज़रूरत है। अगर हम लोग जेंडर वाइज देखें तो जो फीमेल ग्रुप हैं उसको एम्पावरमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर हम लोग सोसाइटी वाइज देखें तो सोशली बैकवर्ड जो ग्रुप्स हैं, जो कास्ट्स हैं, उनको एम्पावर करने की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट हैं अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट। ऐसे कौन कौन से उपागम हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के जिनसे हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर एरिया में ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ? तो फर्स्ट वन इज़ इनकम अप्रोच, देन वेलफेयर अप्रोच, देन बेसिक नीड्स अप्रोच एंड कैपेबिलिटी अप्रोच आर द 4 ways of looking at or approach the freedom of human development. First one is income approach. This is one of the oldest approach to human development. ये सबसे पुराना उपागम है ह्यूमन डेवलपमेंट को देखने का। This approach links the development to income as it believes that income determines the level of freedom that one enjoys. इस अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर आपकी इनकम बढ़ रही है, आपकी आय बढ़ रही है, तो डेवलपमेंट हुआ है। अगर आपकी आय नहीं बढ़ी है तो डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ये सीधा सा मतलब इनकम अप्रोच का है, और ये सबसे पुराना अप्रोच है। एंड इसमें बस इनकम को ही देख लिया जाता है कि अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आपका लेवल ऑफ फ्रीडम भी ज़्यादा रहेगा, और जो है ह्यूमन डेवलपमेंट लेवल जो है वो भी आपका ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट, वेलफेयर अप्रोच। वेलफेयर अप्रोच, कल्याण उपागम। It is an approach which looks at human being as beneficiaries or largest of all development activities or target of all development activities. इस उपागम में मानव जो है उसको लाभार्थी के रूप में माना जाता है कि भाई इसी का डेवलपमेंट जो है उस पर हमें ध्यान देना है, और उसी पर सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो टारगेटेड होती हैं। Under this approach, government is responsible for providing basic facilities like health, education and amenities to people. ये अप्रोच सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट को देता है और कहता है कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों को
बेसिक हेल्थ, एजुकेशन और जितनी भी एमिनिटीज़ हैं वो अवेलेबल करवाएं। द अप्रोच argues for higher government expenditure on education, health, social and different amenities। ये अप्रोच क्या करता है? गवर्नमेंट को कहता है कि आपको ज़्यादा खर्च करना है लोगों की जीवन को सुधारने के लिए, उनको बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़, बेसिक एजुकेशन फैसिलिटीज़ और दूसरी एमिनिटीज़ हैं वो अवेलेबल करवाने के लिए, तभी जो है डेवलपमेंट हो सकता है। तो ये एक बेसिक अप्रोच है जो ये कहता है कि ह्यूमन बीइंग जो है, जो मानव जो है वो लाभार्थी हैं और सरकारों का ये दायित्व है कि वो सभी लोगों को क्या करें, सुविधाएं प्रदान करें। कौन कौन सी? स्वास्थ्य संबंधी, शिक्षा संबंधी और जो बेसिक नीड्स हैं वो अवेलेबल करवाएं। नेक्स्ट अप्रोच इज़ बेसिक नीड्स अप्रोच, आधारभूत उपागम आवश्यकता उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम। दिस अप्रोच वाज इनिशियली प्रपोज्ड बाय द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। किसने दिया था? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने दिया था, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने दिया था। एंड इन दिस अप्रोच एम्फेसिस is on providing 6 basic needs like health, education, food, water supply, sanitation and housing। ये अप्रोच क्या कहता है कि ये 6 बातें क्या हैं? बेसिक नीड्स हैं, आधारभूत आवश्यकता की चीज़ें हैं। कौन कौन सी हैं? स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास। अगर ये बेसिक नीड्स पूरी होती हैं तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो है किसी पर्टिकुलर एरिया में हुआ है। द क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन चॉइसेस इज इग्नोर्ड एंड द एम्फेसिस इज ऑन द प्रोविज़न ऑफ बेसिक नीड्स ऑफ डिफाइंड सेक्शंस। अगर ये जो वर्ग दिए हैं हम लोगों को, 6 बेसिक नीड्स बताई हैं, अगर इनमें सुधार होता है तो ह्यूमन डेवलपमेंट है। इसमें ह्यूमन चॉइसेस को कोई वैल्यू नहीं दी गई। ह्यूमन चॉइसेस यहाँ पर कोई वैल्यू में नहीं है। यहाँ पर बस ये बताया गया है ILO ने कि ये जो 6 बेसिक नीड्स हैं अगर वो फुलफ़िल हो जाती हैं तो हम कह सकते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में क्या हुआ है, डेवलपमेंट जो है वो हुआ है। नेक्स्ट अप्रोच इज़ कैपेबिलिटी अप्रोच। दिस अप्रोच इज़ एसोसिएटेड विद प्रोफेसर अमर्त्य सेन। ये जो उपागम है, क्षमता उपागम, ये किसने दिया था? प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने दिया था। एंड एम्स टू बिल्ड ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ इन हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू इंक्रीज ह्यूमन डेवलपमेंट। संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण करना ही क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट है। मतलब हमारी रिसोर्सेज तक पहुंच होनी चाहिए, हेल्थ, एजुकेशन और बेसिक फैसिलिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल होनी चाहिए। ये मेन क्षमता उपागम कहता है और क्षमता उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने दिया था। अगर इन हेल्थ, एजुकेशन और रिसोर्सेज, एक्सेसिबिलिटी इन रिसोर्सेज अगर नहीं बढ़ते हैं तो हम लोग नहीं कह सकते कि ह्यूमन डेवलपमेंट किसी पर्टिकुलर एरिया में जो है वो हुआ। तो चारों उपागम में मेन जो है वो हम लोगों को देखना है एक्सेस टू रिसोर्सेज। एक्सेस टू रिसोर्सेज आपके पास है या नहीं है, ये सबसे कॉमन है। और इसके अलावा अगर हम लोग इनकम अप्रोच की बात करें तो यहाँ पर इनकम को बेस मान लिया गया है डेवलपमेंट के लिए। अगर हम लोग वेलफेयर अप्रोच की बात करें तो यहाँ पर मेनली गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो हैं उसको बेस माना गया है कि लोगों का डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब गवर्नमेंट जो है एजुकेशन, हेल्थ और जितनी भी अम्यूनिटीज़ है, सोशल सेकेंडरी अम्यूनिटीज़, उन पे खर्च करें। बेसिक नीड्स, 6 बेसिक नीड्स की बात करता है और कैपेबिलिटी अप्रोच लोगों की कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने की बात करता है। तो अभी तक हम लोगों ने जो स्टडी किया है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बोर्ड्स एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। फर्स्ट वन इज़ डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विद एन
एग्जाम्पल्स। ग्रोथ है और वृद्धि और विकास में क्या अंतर है उसको उदाहरण सहित आपको यहाँ पर बताना है। 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इक्विटी, समता एंड सस्टेनेबिलिटी इज़ द पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। समता और पोषणीयता ये जो कॉन्सेप्ट हैं उनको आपको बताना है। एक्सप्लेन द बेसिक नीड्स अप्रोच टू ह्यूमन डेवलपमेंट। आधारभूत आवश्यकता उपागम जो विकास से संबंधित है उसका यहाँ पर वर्णन करना है। ये 2010 में आप लोगों से क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। तो ये 3 क्वेश्चन आप लोग क्या करेंगे, अपनी नोटबुक में इसको लिखने की कोशिश करेंगे। आज शाम को 6 बजे आप लोगों को इनके आंसर्स जो हैं वो दे दिए जाएंगे। उससे पहले आप मुझे आंसर्स जो हैं वो सबमिट करेंगे। इसके अलावा एक असाइनमेंट आप लोगों को दिया गया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उनको आपको कंप्लीट करना है और वो आपको गूगल क्लासरूम में ही अवेलेबल रहेगा। ओके, नेक्स्ट in the next class we will discuss about the measuring about the human development concept and the comparison between the between different countries. Okay, thank you.